काल पुरुष के बारे में जानना है तो ये कह सकते हैं कि जैसे हमने वेद पुरुष देखा कि वेदों को हमने एक पुरुष के रूप में देखा, तो वैसे ही काल को, अब काल को जानेंगे कैसे? जैसे हम नॉर्मली भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम निराकार को नहीं जान सकते तो उसको कुछ आकार दिया, तो वैसे ही अगर काल को आकार दे तो काल पुरुष बन जाता है। और काल, ये 12 राशियों को काल पुरुष के विविध अंगों पर इमेजिन किया गया। जैसे कि मेष राशि है तो काल पुरुष के सर पे उसको इमेजिन किया, वृषभ राशि को चेहरे पे, मिथुन राशि को दोनों कंधे, कर्क राशि फेफड़े और अंदर का भाग, सिंह राशि हार्ट है, बैकबोन है, कन्या राशि पेट की तरफ, फिर आई तुला राशि किडनीज की तरफ, उनको किडनीज से डिनोट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। वृश्चिक राशि जो है वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स है, फिर धनु राशि हमारी थाइज, फिर मकर राशि यानी हमारे घुटने पे उनको निर्देशित किया गया, कुंभ राशि यानी काफ्स, पिंडलियाँ जिनको बोलते हैं, और मीन राशि पैर। ऐसे 12 राशियों को एक जगह पे सेटल करके उनको काल पुरुष का नाम दिया गया। एक्चुअली काल पुरुष ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन के लिए उसको राशियों के माध्यम से डिस्क्राइब किया गया। राशियाँ हमारे यहाँ पे पहले से जानकारी में थी। 360 अंश के ब्रह्मांड को, अब 360 ही क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से आकाश देखेंगे तो वो गोल ही दिखाई देगा, इसलिए वो गोल का जो एरिया है वो 360 है। तो 360 अंश को अगर आप नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में इक्वली बांटेंगे तो 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र होता है। लेकिन अगर वही 360 अंश आप 12 राशियों में बांटेंगे तो 30 अंश की एक राशि होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक राशि में एक नक्षत्र नहीं है, एक राशि में 2 पूरे नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का 1/4 पार्ट है। तो ये जो 30 डिग्रीज है, 2 and 1/4 पार्ट ऑफ थर्ड नक्षत्र, ये मिलके जो आकृति दिखाई दी पुराने ऋषि मुनियों को, उस हिसाब से उन्होंने हर एक राशि को अलग अलग नाम दिया ताकि वो पहचानी जा सके। हर रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मेरी राशि ये है, मेरी राशि वो है, उसका फल क्या है, या इसकी राशि वो है। तो एक बताना चाहूँगा मैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो किस हिसाब से देखी जाती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ना, वो सन के हिसाब से देखी जाती है, इसलिए उनको सन साइन बोला जाता है। तो वो सन को बेस मानते हैं, आपका जन्म कौन से महीने में हुआ है उस हिसाब से आपका सन कौन सी राशि में रहेगा और उस हिसाब से वो फल को डिस्क्राइब करते बताते। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना, वो मून साइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो हर चीज़ें हमारे मन से रिलेटेड है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। तो हमारे यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी मानी जाती है वो ज़्यादातर मून के हिसाब से मानी जाती है। एंड अगेन जो रेगुलर न्यूज़पेपर में या जहाँ पे भी मैगजीन्स में वगैरह आपके प्रेडिक्शंस आते, दे आर जनरल प्रेडिक्शंस। हर एक की कुंडली के हिसाब से, गोचरी के हिसाब से हर एक का फल जो है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो जो फल है वो मेरा है, ज़रूरी नहीं। अगर आप 100 लोगों को बताएंगे कि आपको बेटा होगा तो उसमें से 50% आपका अनुमान सही हो सकता है या 20% हो सकता है। तो जिनका अनुमान सही हुआ वो बोलेंगे हाँ ये मेरी राशि के लिए बराबर लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो। आपकी कुंडली में गोचर यानी आज के ग्रह आपको कैसे अफेक्ट करते हैं ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो भी प्रेडिक्शंस होते वो जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं, वो फिक्स प्रेडिक्शंस नहीं होते। काल पुरुष के अंदर जैसे मेष राशि प्रथम राशि होगी तो मेष के अंदर जैसे सूर्य उच्च का होता है, दूसरे भाव में वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है, तीसरा भाव मिथुन है, चौथे भाव में कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है, छठा भाव कन्या का है, वहाँ पे बुध उच्च का होता है, सातवां भाव जो है तुला राशि आती है, वहाँ शनि उच्च का होता है, आठवां भाव जो है वृश्चिक का है, वहाँ चंद्रमा नीच का होता है, नौवां भाव जो है धनु राशि है, 10वां भाव मकर का है, वहाँ मंगल उच्च का होता है, 11वां भाव कुंभ राशि है, 12वां भाव मीन राशि है, वहाँ शुक्र उच्च का होता है। तो ये नेचुरल काल पुरुष की कुंडली है और आपकी कुंडली है। तो जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करेगा तो वो काल पुरुष की कुंडली के साथ कंपेयर करेगा कि काल पुरुष में ये ग्रह, अगर आपका कोई जन्म कुंडली में कोई ग्रह काल पुरुष के भी, जैसे बृहस्पति का चौथे भाव में है, काल पुरुष में भी वो उच्च का है, और अगर आपका चौथे भाव में उच्च का है तो बृहस्पति का बल, उसका इंटरप्रिटेशन बढ़ जाएगा। काल पुरुष के अंदर जो जो ग्रह जिस स्थिति में है वो नेचुरल
एक काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो ग्रह जहाँ पे जो पावरफुल है उसको अपनी जो लगन कुंडली जो है मनुष्य की है उस कुंडली के साथ में उसको कंपेयर किया जाता है। और काल पुरुष की कुंडली का प्रयोग लाल किताब के अंदर जो है, जो पंजाब से ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव है, उसका ज़्यादा यूज होता है, उसके अंदर काल पुरुष की कुंडली का उपयोग ज़्यादा होता है। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जब किसी चार्ट को कंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर काल पुरुष की कुंडली को भी एक साथ में कंपैरिजन के लिए लिया जाता है कि काल पुरुष में और लगन कुंडली में क्या सिमिलरिटी है। अगर वहाँ पे कोई दोनों चीज़ों की अगर कॉमन सिमिलरिटी मिल रही है तो उस ग्रह का बल जो है वो बढ़ जाता है, या उसकी दशा या इंटरप्रिटेशन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर कोई काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर कोई ग्रह अगर खराब हो रहा है और दोनों में ही अगर खराब हो रहा है तो वो ये दिखाता है कि इस ग्रह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें डेफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। और काल पुरुष में काल पुरुष का जो जैसे भाव निश्चित क्यों माना गया है, जैसे काल पुरुष का भाव निश्चित इसलिए माना गया है कि काल पुरुष में मेष राशि, जैसे मनुष्य जब प्रकृति के अंदर जब मनुष्य की कल्पना की गई, मनुष्य को बनाया गया, तो मनुष्य का जो शरीर जो है, देह जो बनी है, उस देह के अंदर जैसे मेष राशि है तो मेष राशि उसका सर है, तो वो मेष राशि उसका फिक्स है, सर सबका फिक्स रहेगा। वृषभ राशि उसका माउथ है। उसको धन इसलिए माना गया क्योंकि जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो आँख, नाक, कान, ये जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अगर किसी की आँख ही काम नहीं कर रही है तो वो धन ही, वो गरीब ही हो जाएगा। कान नहीं कर रहा है तो वो, इसलिए सेकंड हाउस जो होता है वो धन है। बट सेकंड हाउस जो भाव जो है, दूसरा भाव काल पुरुष का वो सेकंड हाउस है। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का है, शोल्डर का है। तो ये इस प्रकार से सारे जो भाव है ये मनुष्य के शरीर के अंदर जो पूरा डिफाइन इम्पोज किया गया है, और इम्पोज करके और उसी के हिसाब से बाकी की लगन कुंडली में भी, लगन कुंडली में समय के अनुरूप कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बर्थ हुआ है, किस समय में बर्थ हुआ है, उस समय कौन सा लगन राइजिंग हो रहा है, उसका वो लगन बनेगा। जबकि काल पुरुष का लगन अलग है। अगर किसी का काल पुरुष का लगन और खुद का लगन सेम है और ग्रह सेम है तो वो कुंडली बहुत ही बलवान मानी जाएगी। पूरा वेद, पूरी वैदिक क्रियाएं दर्श और पौर्णमास के आसपास घूमती हैं, थर्ड कोई नहीं है। दर्श होती है अमावस्या और पूर्णिमा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है। एक माँ के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसका आधार मंगल और चंद्रमा होता है। यदि किसी लड़की को इसमें बहुत तकलीफ हो तो हम यही देखते हैं कि इसको कष्ट क्यों होता है। यदि मेरी मदर के साइकिल्स ठीक थे तो मैं ठीक से पैदा हुई। ये जो आपके 9 मंथ्स हैं ये सोलर नहीं है, ये चंद्रमा से है। चंद्रमा शीघ्र गतिक प्लेनेट है, 27 नक्षत्रों में घूमता है तो 27 दिन का एक महीना होगा, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 27 से 28 दिन में बदलेगा। ये मेरा बेस है जन्म का, इसलिए सबरीमला का केस, ये केस सब निरर्थक है क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है। अब ये मेरा ओरिजिन है, मैं वही हूं जो माँ का हिस्सा टूटा हुआ हूं। यही तो वो कह रहा है, पृथ्वी का हिस्सा टूटा तो चंद्रमा बन गया, यही कहानी बता रहा है। उसी का हिस्सा हूं मैं, और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है दोनों में। पहली टीचर भी वही है, पहली नरिशर भी वही है, इसलिए हमने उसको स्थान शक्ति को ऊपर दिया, शक्तिमान को नीचे दिया। ये चंद्रमा मन को गवर्न करता है। मन पुराने जन्मों से आ रहा है, इसलिए आयुर्वेद में जब आप पढ़ोगे सबसे ज़्यादा बीमारियां भूत विद्या में है। भूत विद्या का अर्थ है जो पीछे से चला रहा है। भूत का घोस्ट नहीं है, पहले का भी मन यही था, अब भी यही है। तुम देख लो, किसी बच्चे को पीट पीट के भी कुछ नहीं सिखा सकते आप। बड़े भरे पंडित के घर में भी बेवकूफ़ पैदा हो सकता है, और एक सड़क के ऊपर भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए मन पहले से चला आया, चंद्रमा मनस हो जाता है, ये मंत्री बना। आप युवराज किसे बनाएंगे? अगर सूर्य अपने बेटे को बनाएगा तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, वो चंद्रमा के बेटे को बनाता है। चंद्रमा का बेटा कौन है? बुध। वो युवराज बन गया, मंत्री का बेटा, तो अब वो उसके पैर जमीन पर नहीं लगते, इसलिए वो बड़ा मैथमेटिकल है, युवराज है, सब कुछ वो कर रहा है, वो बुध है। चंद्रमा का बेटा बुध है और बाप बेटे में नहीं बनती। आप तीसरा जो है उसके बाद में बुध कहीं बाहर ना चला जाए। जिसके पास बहुत पैसा होता है वो दोस्ती किससे करता है? जो ऐशो आराम करे, घूमे फिरे, होटल वोटल में जाए। तो बुध ने दोस्ती किससे की? शुक्र से। इसलिए चंद्रमा को अगली राशि मिली कर्क। आप साइकिल में देखो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सिंह के बाद ऊपर वाली कर्क हो गई। बड़ी आसान राशि है, केकड़े जैसे पड़ी रहती है टेढ़ी, तो उसको तो कंट्रोल कर लेगा ना चंद्रमा, चाहे कुछ आए ना आए वो ऐसी पड़ी रहती है।
अब वहां पर जो था उसके बाद बुध को दिया, तो बुध को एक ऊपर की दी, एक नीचे की दी, एक मिथुन मिल गई, एक कन्या मिल गई, 2 का मालिक बुध हो गया। उसके बाद बुध के बाद बुध किससे दोस्ती करेगा? पैसा ज्यादा है ना, लोग भी उससे दोस्ती करेंगे, शुक्र से कर ली। तो एक राशि ऊपर वृष हो गई, नीचे तुला हो गई, दोनों राशियां शुक्र की हो गई। अब ये मंजूर नहीं है। क्यों? वृष से ऊपर, इसके ऊपर राजा, पॉलिटिक्स क्या होता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी बैठा है ये हिल ना पाए। उसके ऊपर उसने किसको बैठा दिया? उसके ऊपर मंगल बैठा दिया। मंगल सेनापति है। मंगल सेनापति है जो बिल्कुल रूल से चलता है, एकदम खट खत्म कर देता है, योद्धा है। एक राशि उसे ऊपर मेष मिली, नीचे वृश्चिक मिली। अब आपकी ये पूरी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, यही आपको लोगों में देखते हुए मिलेंगे। मंगल को कोई नहीं रोक सकता, जो उसने करना है करना है। एक ही चीज ऐसे आदमी को रोक सकती है, वो है ज्ञान। इसलिए ऊपर देवताओं के गुरु बृहस्पति बैठाए गए। बृहस्पति की एक राशि मीन मिली, इधर से धनु मिल गई। और खुद क्या किया सूर्य ने? भारी पॉलिटिक्स खेला, अपने बेटे शनि को पास की 2 राशि दे दी, एक मकर एक कुंभ। शनि को शनि क्यों कहते हैं? शनि है चलाती, धीरे धीरे चलता है, बस वो धीरे में रहेगा। इसलिए हमने उसका एक समाज में रहते हुए भी शनि को, जैसे अब ये ऑफिस है ना, एक बाहर चौकीदार बैठा हो, उसको शनिवत मान लिया। आपके ऑफिस की सबसे अधिक जानकारी शनि के पास होती है। इस ऑफिस में कौन कितने बजे गया, कितने बजे गया, कहाँ क्या रख के गया, कहाँ किसने क्या नहीं रखा, ये ऑफिसर को ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान चौकीदार को होता है। इसलिए शनि की दृष्टि भी टेढ़ी कर दी उसने। आपको लगता है चौकीदार सो रहा है, सब जान रहा है वो। शनि के सारे ट्रेट्स वो हैं, और शनि ही कर्मों के फल का हिसाब रख रहा है, और चुपके से सूर्य को बताएगा। सारा खेल सूर्य और शनि के बीच में है, इसलिए शनि को सौरी कहा जाता है। सूर्य का बेटा सौरी शनि। शनि कर्मफल है, ये ही हमारे न्याय का देवता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे, तुम सुंदर हो असुंदर हो, ये हो वो हो, उसका वाहन कौवा है। इसलिए हम श्राद्ध में भी कौवे को खाना खिलाते हैं। ये ग्रीक लोगों का जोडियाक है, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, ऐसे ऐसे चलता है उनका। आपने अभी पंचांग देखा, पहले तो पंचांग बना, पंचांग ही नहीं बनेगा तो हम राशियों का क्या करेंगे? यहाँ से शब्द आए, शब्द पहले कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, तो नक्षत्र में आए। एक नक्षत्र में कितने चरण हैं? 4 चरण। तो टोटल कितने चरण बने? रुद्रदेव ने कितने चरण नीचे भेजा? 108। 108 को नारायण में बोला 12 में काटूंगा। क्यों 12 में? क्योंकि 360 को 12 में काटने से सूरज और चांद 30 दिन लगता है इकट्ठे आने को, है ना। 30 डिग्री काटने को सूरज को 1 महीना लगता, तो उसी से 12 नंबर आया। आप कोई भी संस्कृत में कोई भी शब्द बोलना चाहोगे, उसके साथ एक चीज़ हम बोलते हैं वावेल। अ से बना मेष, आ वृषभ, ई छोटा ई मिथुन, ई कर्क, उ सिंह, उ कन्या, फिर ए छोटा से तुला, आई वृश्चिक, ओ धनु, औ मकर, अनुस्वर, कुंभ, विसर्ग। थक गए, 12 इतना बनाते मानते थक गए। हर अक्षर, तो आप जिसको मेष 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 बोलते हो, वो एक्चुअली अ अक्षर है, सिर्फ अ है। आ वृषभ राशि है। वृषभ में क्या होता है? आ खाना खाते हैं, बोलते हैं ना मामा, जब आप बच्चे होते हो, आ कर हाँ बोलते हैं ना माँ, याद है? आपके दिमाग में घुस गया। आ मतलब मुंह बड़ा करना, खोलना है, मुंह जाएगा खाना। क्यों? भगवान जी ऐसे खिलाते हैं, आकर मैं खिलाता हूँ तेरे को। Or the Kala Purush, or Kala Rupam. There's various names that are given, basically like the figure of time, the figure of knowledge, and the figure of consciousness itself. And you know, this is also something that all the ancient cultures would see their gods spread out across the heavens. And so we can see Shiva, like Shiva is described as having the sky as his garment. So when it comes to the zodiac, the signs are literally described as the unconscious limbs of Janardana, or which is the name for Vishnu or Shiva, basically the ancient
consciousness. And Janardana also means the grief causer. Like, so the thing that causes griefs to man, Jana, you know, so it's kind of like saying that the signs are God spread out across the universe, and it's this that is causing your grief. You know what I mean? Because of your horoscope or your afflictions or whatever. When it comes to the figure of time, time is thought to start at Aries, and Aries is said to be the head of the creator, the forehead, literally, where he thinks from. So Aries is, again, the Rashis are like containers of consciousness, and the Grahas are like the actual conscious beings, like the people and entities, and the Rashis are their bodies, and or even the environments they're in. And so yeah, Aries is kind of like the container of the head of the creator. So this is why Aries are such idea people, you know what I mean? So idea centered. And why the sun, the planet of the intelligence, is exalted in Aries. Because you want that energy to be up there in the higher chakras, thinking, you know? So Aries is the forehead, and it also symbolizes the body overall, if there was just one sign, but specifically from here above. And then think about how a ram charges forward with its head. You know what I mean? Like how a ram just rams into things. That's kind of the quality of Aries in the forehead and all this. Then Taurus. Taurus is the face. So it's down here where we enjoy life from. You know, this is where we eat from, where we enjoy our senses from. That's Taurus, the bull, ruled by Venus, the sign of enjoyment, sign of value, sign of pleasure, responsibilities. Your face is your most valuable thing, you know, like if you want to look at it that way. But it's where we enjoy our incarnation, our senses from, you know, and that's why the moon is exalted in Taurus. You know, the moon is the planet of the jiva, the living being who wants to come down and sport about and enjoy things. So Taurus is the face, and then Gemini is the neck and the arms and shoulder. Now, some might say that Taurus is the throat. I've gone back and forth with it, but I think that Gemini is more of the throat, because Gemini is ruled by Mercury, speech. You know, throat chakra is like Mercury's chakra. So that is really kind of an interesting one. Is the Gemini is the arms and neck and throat. Well, what's fascinating is Gemini is actually just called Bahu, which means the arms. So Gemini is like literally like synonymous with the arms of the creator. And Geminis are always doing. They're such doers. They're multitaskers. They're here, they're there. They're using their arms a lot and doing many things. And so that's what's funny, is because the word Bahu means the arms, but it literally means the doers in Sanskrit. So the arms are what do everything, and Gemini is the sign of that. And it's basically the sign of the arms and the sign of the doers, doing everything. So Gemini loves to do. It's just, you know, Sagittarius, the opposite sign, where it learns to do things wisely and towards a proper goal. All right, so Cancer. Cancer rules the breasts of the creator, actually. The heart, the lungs, the breast. Cancer is the most feminine sign, ruled by the moon, 100% feminine, no masculine energy, whatever. So it's nurturing, nourishing. You know, it just makes sense that the breasts and the heart and the lungs, the rhythm, the lungs, you know, impact the blood flow. And, you know, the blood is like the ocean of your body, and the moon rules the ocean and the tide. So the moon, Cancer, all this relates to the circulatory system and your breasts and your kind of, you know, like how you breathe. Think about how Cancer is tied to our emotions. It's a sign of the emotions. And think about how your breath changes when your emotions change. You know, you breathe rapidly, hold your breath, this or that, and this affects your flow of your blood or your ocean throughout your whole body. So then Leo is the core, like the cavity, actually, is what Parashara describes it as. Like basically right where the rib cage is the solar plexus, the center of your body.
So it's funny because we call it the solar plexus, as in solar, like sun, you know? So it's like the sun plexus is what Leo happens to rule. How perfect. So Leo is the rule by the sun, the king, the lion. It gets the center of the body, the core of our vital energy, you know? Even the fire chakra is right there. So that's a very straightforward one. And then Virgo is interesting because Virgo rules kind of like the hips, where your hip bone, from basically like your navel down to your hip bone would be where Virgo rules. That lower back, lower belly part. Fascinating because Virgo is the sign of digestion, and that's where the small intestine is. That's where our digestion happens. Virgo is a sign of health issues and accidents, and the lower back gets injured a lot. You know, down there is kind of the part that kind of suffers the burden of things if we aren't doing that great with our health. So it's very interesting how that part of the body relates to Virgo and how we digest life, and Virgo is really the sign of digesting life overall. And then Libra would be just beneath that, kind of the pelvic triangle, like where your pelvic bones go down to your pubic bone, but not the genitals. That's Scorpio. So that little zone right there, that's very interesting because that's, you know, like where our bladder is. And Libra is a sign of trade. Okay, so Libra is the ideal businessman. So we might not think of it, but like our bladder and our urine is like a valuable thing actually that fertilizes. So it's like we release our urine, we trade off, we give off our urine here, you know, or whatever, in order to make room for new things. So Libra also is the part of the body where the sacrum is, the sacred bone, they call it actually in the West, the sacrum. Again, it's kind of like this kind of recognizing of your value and what you need to let go of and what you need to keep is Libra, basically. And of course, it's also like the sexual chakras right there, and Venus rules Libra, and Venus is a sign of desire and partnerships. And then from there we go to Scorpio, which is the genitals and the anus and that whole covered area, basically. It's interesting because Parashara describes it as the covered part. So it's basically the part we cover, but what's funny is Scorpio symbolizes covering up things, hiding things. So Scorpio is the sign of hiding things and covering up stuff, and that is actually why it rules the one part of the part you cover up with your bathing suit. You know what I mean? Is Scorpio, basically. And Scorpio also is a sign of our vulnerabilities, and that's our most vulnerable place, you know? So that's a very obvious one. Scorpio is a sign of transformation. We're supposed to take that sexual energy and ideally transform it, you know? Then we get to Sag. Sagittarius is normally described as the hips, but if you get more specific, it's actually the hips and butt region, like that, basically all of that. And what's interesting is the butt muscles are what actually make us humans able to go long distances, like walk further than an animal, or like stalk an animal until it just passes out. It's what gives us endurance, is our hips and butt muscles. And so Sag is the only sign of a long-term goal, of an archer aiming off at the distance, showing distance, going the long term, focusing on something more than just right now in the moment. And that's what the hips and butt basically have to do with. And what's also interesting is that, you know, like horses have really prominent like hips and butts, you know what I mean? And they're, you know, it's a sign of a man on a horse. But it's actually that part of the body where like a lot of your calories, like if you're a cyclist or a runner, that's the part of your body that's actually propelling you and getting you the furthest. Your thighs will burn the most, but it's really that part of the body that's gonna be propelling you, just like how it's really the guru, Sag, who's really pushing you along, but you'll think it is you doing it all, which is when we come to Capricorn, because Capricorn rules the thighs and the knees, and Capricorn is more of the ego state of the mind, like, what can I do? So it's like we think it's us doing everything, our thighs, but it's really our butt or hips, our guru, or our higher connection, Sag. But yeah, Capricorn rules the thighs and the knees,
and the joints. You know, Capricorn is a rigid sign. It gets stuck, it gets rigid, you know. It's the opposite of the adaptable Cancer. The knees are like that. They get stiff, they get rigid, they crack, you know. But at the same time, the knees and the thighs bear the burden of everything, just like Saturn, who's the servant planet. So then we get to Aquarius. Aquarius is the calves and the ankles. So again, Aquarius and Capricorn, the signs of Saturn, they rule the lower part of the body, which is the labor part. It's what's carrying us around and doing most of the work, you know, just like how Saturn is the servant amongst the grahas. And the ankle is like where we have our kind of like our adaptability and our mobility. It's interesting because it's also very fragile. It's kind of just like Aquarius. It's like our unique individual side of ourselves is Aquarius, but it's also sort of where we're a little fragile. Aquarius is kind of like that. They're kind of associated with that. And then you come to Pisces, which is the feet, you know, which everything comes to at the end. You know, so Pisces is the most sattvic, most enlightened sign. And you know, what do we do in India? We touch someone's feet, a holy person's feet, first thing we do. This goes back to Jyotish and Pisces. You know, there's a saying like a Brahmin may not be pure, but his feet are pure. Like what he comes to in the end, his knowledge, his final grasp, and his heart, where it's going to go, it's going in that direction. The 72,000 nadis, you know, they end at our feet. So Pisces is where the zodiac ends and the next cycle begins.